नमस्ते बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर हमारा चल रहा है और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने एम्फोटेरिक नेचर पढ़ ली थी। अब हम आगे देखते हैं कुछ और रिएक्शंस। देखिए, हमने एम्फोटेरिक रिएक्शन की जो बात की थी, ये एनसीईआरटी वाला पार्ट है। ऊपर की तरफ की ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने देखी थी। एक ये वाली रिएक्शन देखो जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के ही मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके इस तरह से आयनाइज हो रहा है। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर इस चीज को पढ़ा था। तो हम बोल सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक नेचर का है, जिसमें ये दोनों तरह के आयन जनरेट होते हैं। और वो आप लोगों को याद आया होगा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन रहती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए पीएच की वैल्यू 7 होती है। अब ये पीपीटी की तरफ हमने मूव किया है। इसमें देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन ना, रेडॉक्स रिएक्शन वाटर वाली, ये रिएक्शन देखो। इस रिएक्शन के अंदर सोडियम और वाटर की रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाईली वायलेंट रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सोडियम मेटल को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, ये आप लोगों को पता है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये सोडियम मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, वाटर को रिड्यूस कर रही है और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है। तो सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। हम ये बोल सकते हैं इसमें सोडियम मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है और वाटर इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में केवल अभी ये एक ही एग्जांपल है। एक एग्जांपल और हम देखते हैं एनसीईआरटी से। देखिए, ये वो रिएक्शन जो आप लोगों ने अभी देखी थी, एक रिएक्शन। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, जिसमें ग्लूकोज, वाटर और O2 ऑक्सीजन गैस बन रहे हैं। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर ये वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसमें फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है जो फर्दर आयनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन जनरेट करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये ध्यान रखना, फ्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जबकि ऊपर जो आप लोगों ने रिएक्शन देखी थी सोडियम के साथ में, वो उसमें वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ड्यू टू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it has a very strong hydrating tendency. It dissolve many ionic compounds. और इधर देखिए P4O10, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 उसका डाइमर है P4O10, वाटर के साथ में रिएक्शन करके H3PO4 बना देता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से SiCl4, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर और HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन और आप लोगों को याद आई होगी हाइड्रोलाइसिस की, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे इथाइल इथेनॉइट, तो उसमें इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बनता है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रेट फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेट सॉल्ट्स, मतलब जिनके अंदर वाटर अवेलेबल होता है। तो इनके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला देखो, कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड का मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, हालांकि इसकी डिटेल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है 12th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों को दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो बाहर 3 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है और इसके साथ में 3 क्लोराइड आयन है। ओवरऑल अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो CrH2O6, उसके बाद में Cl3 आ जाएगा। तो ये तो आयनाइज फॉर्म में बता रखा है, वाटर में जब डिसोल्व करते हैं तब। फिर सेकंड देखिए, इंटरस्टिशियल वाटर, बेरियम क्लोराइड BaCl2.2H2O, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, वो उसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यानी वाटर तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो वेट नहीं करता, उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो गीला है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर से वाटर की वेपर बाहर निकल जाती है। तो वो वाटर की वेपर आई कहाँ से, वो हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर ही है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में है इसके अंदर। अच्छा, कॉपर सल्फेट जिसको हम हीट करते हैं तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है। वापस पानी की ड्रॉप्स डालते हो तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में वो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, वो फॉर्मूला कौन सा होता है, ये CuSO4.5H2O। आप लोगों को याद आया होगा। होता क्या है
उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनता है। तो कॉपर सेकंड आयन के साथ में वाटर के 4 मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में होते हैं और एक सल्फेट आयन होता है और एक और वाटर का मॉलिक्यूल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। अब हमारी ये नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि जब कभी हम साबुन से हाथ धोते हैं, कभी कभी कहीं जाते हैं ऐसी जगह पर, तो वहाँ साबुन प्रॉपरली झाग नहीं देता है। हालांकि जनरली तो देता है, लेकिन कभी कभी झाग नहीं देता है, बल्कि वहां पर वो कर्डी प्रेसिपिटेट बना देता है, चिपचिपा सा। उसको हम स्कम बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा जो पानी है जो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा है, वो हार्ड वाटर है। तो ये हार्डनेस क्या चीज है, ये हम देखें। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉप का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA। देखो यहाँ पर ये स्टेरिक एसिड का एक ये फॉर्मूला बता रखा है, स्टेरिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है ना CH3CONA, सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट, बस ऐसा ही ये भी है। तो वो लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं साबुन के मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, हार्ड वाटर के अंदर या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। इसको यहाँ पर M2+ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन आयंस की वजह से हार्डनेस होती है। तो क्या होता है, ये जो आयंस हैं ये इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन करते हैं तो उसमें ये जो सोप का मॉलिक्यूल है इसका एल्केनोइट वाला जो पार्ट है वो M मेटल के साथ में यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम उसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तो अब ये जो क्लिनसिंग एक्शन होती है, ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है ये क्लिनसिंग एक्शन नहीं कर पाता है। अच्छा, हार्डनेस भी दो तरह की होती है, एक तो होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। तो ये नाम क्यों पढ़े हैं थोड़ा हम समझें। टेम्परेरी हार्डनेस, भाई पानी को आपने उबाला और वापस ठंडा किया और नीचे कुछ ऐसा जम गया है सब्सटेंस कि उसकी हार्डनेस दूर हो गई, तो हम उसको बोलेंगे कि ये टेम्परेरी हार्डनेस है। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, कि आपने पानी को उबाला लेकिन उसकी हार्डनेस नहीं गई उबालने के बाद भी, उसको हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। हालांकि उस परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव किया जा सकता है केमिकल मेथड के थ्रू, हम आगे देखेंगे। अब हम देखें टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में से किसी के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है। ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये देखो, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी वजह से ये हार्डनेस होती है टेम्परेरी वाली। अब दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो है बॉइलिंग के थ्रू, यानी बॉइल करके आप इस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। अब देखिए बॉइलिंग होने पर क्या फिनोमेनन होता है, मैग्नीशियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसोल्यूबल होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, फिर इसको फिल्टर करके हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको भी जब हीट करते हैं तब भी इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, इसको भी हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने का तरीका है क्लार्क्स मेथड, मतलब चूना आप उस पानी के अंदर मिक्स करो। तो अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके अंदर प्रेजेंट है तो चूना उसके साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी चूना उसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा और इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। तो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। अब हम देखते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, इनमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ही होते हैं, लेकिन इनके या तो क्लोराइड्स होते हैं या फिर सल्फेट्स होते हैं जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस जनरेट होती है। मतलब आप अगर ऐसे पानी को उबालोगे तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं हो पाती, फिर उसके लिए हम दूसरे मेथड यूज करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, उसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम को M से रिप्रेजेंट करें तो अगर क्लोराइड है तो ये सोडा उसके साथ में रिएक्शन करके कार्बोनेट बना देता है और सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूबल होता है। इसी तरह से अगर मान लो सल्फेट है तो भी उसका कार्बोनेट बन जाता है और साथ में दूसरा सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो ये तो पहला मेथड हो गया। अब अगले मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट बनते हैं ये सोल्यूबल सॉल्ट से इंटरफेरेंस क्रिएट